गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको समझा रहे हैं संवर्धन के प्रकार। टाइप्स ऑफ कल्चर, संवर्धन कितने प्रकार के होते हैं और इट मींस टाइप्स ऑफ कल्चर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कल्चर। हिंदी मीडियम वालों को बताते हैं पहले हम आपको। इन्हें कई प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले हम अंग संवर्धन, अंग संवर्धन क्या होता है? अंग संवर्धन को हम अंगोद्भवन भी कहते हैं, क्योंकि अंग को निर्मित किया जा रहा है। तो भवन माने निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भवन। और अंग उत्पन्न किए जा रहे हैं पादप की, तो उसको अंगोद्भवन के नाम से भी जाना जाता है। अंग संवर्धन को अंगोद्भवन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम पादप के अंगों जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है आदि का संवर्धन करते हैं। जड़ को, तने को, पत्ती को काट लिया और उसको कल्चर मीडियम में रख दिया, उससे फिर उस अंगों का विकास किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? अंग संवर्धन। तो किसी भी भाग को संवर्धन माध्यम पर रख दिया जाता है और उस संवर्धन माध्यम से उस अंग से छोटे छोटे पादपक निकल आते हैं, तैयार हो जाते हैं। अब इसमें कैलस बनता है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह कैलस बन जाता है। अब जो कैलस बन जाता है, तो कैलस से हमको जड़ें निकलवानी है या प्ररोह निकलवाना है, ये हमारे एक विशेष माध्यम पर निर्भर करता है कि हम उस अंग को पादपक बनाने के लिए किस संवर्धन माध्यम में कौन सा पदार्थ किस मात्रा में डाल रहे हैं। तो यदि कैलस से जड़ों का विकास करवाना है या जड़ों का विकास होता है, तब तो हम उसको क्या बोलते हैं? राइजोजेनेसिस। कैलस से जड़ों का विकास होता है, तब तो उसके क्या होते हैं? राइजोजेनेसिस। और दूसरी ओर कैलस से प्ररोह का विकास कहलाता है। कैलस से जो प्ररोह का विकास उसका बोलते हैं क्वालोजेनेसिस। क्वालोजेनेसिस। एक पॉइंट अपना क्या हो गया? अंग संवर्धन। पादप के जड़, तना, पत्ती को पृथक किया जाता है, ये क्या बन जाएगा? कर्तोत्तक। और फिर किसी उचित संवर्धन माध्यम में इनको पादपक बनाने के लिए रख दिया जाता है। उस पृथक किए गए अंग को संवर्धन माध्यम रखने पर पादपक बन जाते हैं। तो पादपक में जड़ भी निकलेगा, प्ररोह भी निकलेगा। तो जो अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह है कैलस, उस कैलस से यदि जड़ का परिवर्तन होता है, तब तो अपन उसको क्या बोलेंगे? राइजोजेनेसिस। और यदि कैलस से क्या बनता है? तने, प्ररोह का विकास यदि होता है, तो उसको बोलेंगे क्वालोजेनेसिस। ठीक है ना? तो ये तो क्या हुआ? अंग संवर्धन। अंग से पादपों का निर्माण किया जा रहा है। पादप अंगों से संपूर्ण पादपों का निर्माण किया जा रहा है। अनेक संख्याओं में पादप तैयार किए जा रहे हैं। तो नंबर 1 है ऑर्गन कल्चर। Now in English medium student,
organ culture. It is also called organogenesis. Organ culture is also called organogenesis. In this technique, development of plantlet. In this technique, development of plantlets from plant organ like as root, shoot or leaves, and these parts, it means organ of plants, kept into a culture medium. The formation of root from callus. The formation of root from callus. It means development of roots from callus is called rhizogenesis. The formation or development of root from callus is called rhizogenesis. And when the development of shoot, formation of shoot from callus is called qualogenesis. Repeat again. Organ culture is also called organogenesis. In this technique, we prepare many plantlets from plant organ. Plant organ use like a shoot, root or leaves. These plant organs first of all kept into a culture medium. When in culture medium, these plant organs convert into callus, undifferentiated group of cells called callus, and from callus, when root is development called rhizogenesis, and when from callus development of shoot is called qualogenesis. Clear? Now second point, callus संवर्धन. पॉइंट है अपना कैलस संवर्धन. पादप का कोई भी भाग कैलस संवर्धन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है. कोई भी भाग, जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है, और भी कोई भी भाग को हम कैलस में परिवर्तित करने के लिए उस भाग को काम में ला सकते हैं. और जब ये कैलस तो बन ही जाएगा, जब कैलस बन जाएगा तो इस कैलस को ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, पादप हार्मोन होते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन. ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के या तो निश्चित अनुपात में और या फिर किसी भी अनुपात में उस कैलस को रख दिया जाता है. तो पादप हार्मोन यहां पर एक संवर्धन माध्यम, एक पोषक माध्यम के रूप में कार्य करेगा, और जो कैलस है वो उनको अवशोषित करेगा, ग्रहण करेगा और किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनेकों पादपों में विकसित हो जाएगा. तो उससे अनेकों पादप तैयार कर लिए जाते हैं. तो ये क्या कहलाता है अपना कैलस संवर्धन. नाउ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, कैलस कल्चर. In callus culture, use any parts of the plant called explant, and it is kept into a culture medium for development of callus. And callus now change into new culture medium, kept into a new culture medium in which mix auxin and cytokinin in any ratio or in a fixed ratio for development of plantlets. This is called callus culture. ठीक है ना. तो कैलस कल्चर में कोई भी पार्ट को अपन यूज
कर सकते हैं। सपोज कीजिए लीफ, कल्चर मीडियम। तो अब इसमें कल्चर मीडियम रखेंगे तो ये फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट एंड फाइनल अब आप डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। लीव्स, it convert into callus when it kept into culture medium and in culture medium mix plant hormones, auxins or cytokinins in any fixed and mix ratio obtain plant rate. Clear? Now point number 3. थर्ड है भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन में अपरिपक्व भ्रूणों को विकसित किया जाता और उनको अंकुरित किया जाता और फिर परिपक्व भ्रूणों में परिवर्तित किया जाता है। जब भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो उन भ्रूणों से अनेकों नए नन्हे नन्हे पादप तैयार कर लिए जाते हैं। तो अपरिपक्व भ्रूण में विकास को प्रेरित करने के लिए, अपरिपक्व भ्रूण है उसमें विकास को प्रेरित किया जाता है और प्रेरित किया जाता है तो उसमें भ्रूण की वृद्धि कराई जाती है। फिर भ्रूण अंकुरित होता है तो अंकुरित को प्रेरित किया जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, भ्रूण संवर्धन। अपरिपक्व भ्रूण को संवर्धन को भ्रूण रक्षा भी कहा जाता है। जो अपरिपक्व भ्रूण होते हैं उनका संवर्धन करते हैं तो भ्रूण की तो रक्षा हो गई ना, उसको नष्ट होने से बचाया जा रहा है तो उसे भ्रूण रक्षा के नाम से भी जाना जाता है। भ्रूण संवर्धन को भ्रूण रक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो भ्रूण बन जाते हैं उन भ्रूणों से हम जननक्षम पादप तैयार कर लेते हैं। ऐसे भ्रूणों से जननक्षम पादप तैयार कर लिए जाते हैं। तो ये भ्रूण बचाव की जो तकनीकी है इसका उपयोग अपन करते दूरस्थ संकरण में अल्प विकसित भ्रूण को बचाने में किया जाता है। जब संकरण कराया जाता है तो बहुत कम विकसित जो भ्रूण होते हैं उनको बचाने में अपन भ्रूण संवर्धन का उपयोग करते हैं। और भ्रूण संवर्धन का जो उपयोग है वो हम करते हैं दुर्लभ जननक्षम पादप तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। पादप प्रजनन जो अपने विज्ञान की एक शाखा है बायोलॉजी की, उसमें अपन संकृत कराते हैं। तो संकरण पादप तैयार करना होते हैं तो संकरण क्या करते हैं, कुछ पादप नष्ट होने के कगार पर है तो उनकी जाति को बचाने के लिए हम उनके भ्रूण का संवर्धन करा सकते हैं। तो ये होता है भ्रूण संवर्धन। नष्ट होने वाले पादप, दुर्लभ पादपों को बचाने के लिए उनके भ्रूणों को संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, उनका विकास किया जाता है, उनको अंकुरण को प्रेरित किया जाता है। जब वो परिपक्व भ्रूणों में बदल जाते हैं तो उन भ्रूणों से हम क्या करते हैं, नए पादप तैयार कर लेते। ठीक, तो अपना फोर्थ है एम्ब्रियो कल्चर। थर्ड है एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर, इन एम्ब्रियो कल्चर
development of immature in embryo culture, development of immature embryo is induced for growth and germination is called embryo culture. It is the induce of immature embryo to mature embryo after germination and development. This technique, this process is called embryo culture. Embryo culture is also called embryo rescue. Embryo culture is also called embryo rescue. Several useful hybrids were produced. Several useful hybrids were produced in a variety of crops. Several useful hybrids were produced in a variety of crops by using this technique. This technique is used in the field of plant breeding. This technique is used in the field of plant breeding. Clear? Development of a mature embryo from immature embryo kept into the nutrition medium, culture medium. So it is called embryo culture, embryo rescue. The plants which rare, they are found in a very less amount in all over the world. So these rare plants are saved by this technique embryo culture. फोर्थ है अपना परागकण तथा परागकोश संवर्धन। परागकण या परागकोश का संवर्धन। इस विधि में हम परागकणों और परागकोशों का संवर्धन करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, इस विधि को सबसे पहले सीमा कुरो द्वारा संवर्धन का उपयोग किया। परागकण और परागकोश संवर्धन है, इस संवर्धन को जापानी वैज्ञानिक सीमा कुरो साइंटिस्ट है सीमा कुरो, इसने इस संवर्धन का सबसे पहले उपयोग किया। और उसके बाद 1964 में शिप्रा गुहा मुखर्जी और सतीश चंद्र माहेश्वरी, शिप्रा गुहा मुखर्जी और सतीश चंद्र माहेश्वरी ने जो धतूरा होता है उसमें पराग पौधे के पराग कोषों का संवर्धन किया है। धतूरे के पराग कोषों का संवर्धन दो साइंटिस्टों के द्वारा किया गया, शिप्रा गुहा मुखर्जी तथा सतीश चंद्र माहेश्वरी के द्वारा। क्या होता है इसमें, परागकोश के मध्य अनेकों भ्रूणा प्राप्त किए जाते हैं। जो परागकोश है उस परागकोश के मध्य अनेकों भ्रूणाभ प्राप्त किए जाते हैं और फिर प्रत्येक भ्रूणाभ भ्रूण के समान संरचना से एक पादप में विकसित किया जाता है। भ्रूणाभ को पादपकों में विकसित किया जाता है और इस विधि का पादप प्रजनन में एगुण पादपों को प्राप्त करने में किया जाता है। क्योंकि परागकश है, परागकोश है, तो परागकोश में परागकण विकसित होते हैं तो भ्रूणाभ सम पादपक तैयार कर लिए जाते हैं, भ्रूणाभ से पादपक तैयार हो जाते हैं। अब इसमें निषेचन तो होता नहीं है, तो निषेचन नहीं होगा तो जो पादपक प्राप्त होंगे, नन्हे नन्हे जो पादप प्राप्त होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, एगुण पादप प्राप्त किए जाते हैं। ये भी पादप प्रजनन जो तकनीकी में इसका यूज किया जाता है। पादप प्रजनन जो विज्ञान होती है उसमें एगुण पादप तैयार करने के लिए हम कौन से संवर्धन माध्यम का उपयोग करते हैं, परागकण और परागकोश का संवर्धन। परागकण व परागकोशों का संवर्धन कर सकते हैं।
तो अब इसके बारे में जानेंगे अपन, एंथर एंड पोलन ग्रेन कल्चर। Anther and pollen grain culture. This step is first of all used by Japanese scientist Shimakuri. Anther and pollen grain culture. This technique is first of all used by Japanese scientist Shimakuri in 1947. For study of meiosis, in this technique, for study of meiosis, this technique is used. For study of meiosis, this technique is used. After this, in 1974. After this, 1974. Gupta and Maheshwari. Gupta and Maheshwari culture the anther of Datura. Gupta and Maheshwari culture of the anther of Datura plant. They obtained many number of haploid embryo. These scientists, they obtained numerous number of haploid embryo like structures. Embryo like a structure. They obtained many haploid embryo like structures. So this technique is used for obtaining haploid plant. So this technique is used for obtain haploid plant in a plant breeding. Clear? फिफ्थ है कोशिका निलंबन संवर्धन। यदि कोशिकाओं को पादप कोशिकाएं निलंबन, तो पादप कोशिकाओं को किसी भी तरल माध्यम में यदि रखते हैं, पादप कोशिकाओं को निकाल करके तरल माध्यम में रखते हैं या उसको तरल माध्यम में कोशिकाओं को स्थानांतरित करते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं? निलंबन। निलंबन का मतलब होता है तैरते रहना, तब इसको निलंबन संवर्धन कहा जाता है। यह संवर्धन तकनीकी व्यावसायिक स्तर पर जैव सक्रिय अणुओं और उपापचयों के संश्लेषण और उत्पादन में काम में लाई जाती है। अनेकों प्रकार के जो पादपों के जो उत्पाद होते हैं, जो पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए इस संवर्धन विधि का उपयोग किया जाता है। तो जो भी पादप कोशिकाएं हम अलग करते हैं, पृथक कर लेते हैं, उनको वातित तरल माध्यम पर संवर्धित किया जाता है। वातित तरल माध्यम, उन सभी पादप कोशिकाओं को एक तरल माध्यम में रखते हैं और उसमें वायु मिक्स करते रहते हैं, वायु को मिलाते रहते हैं। वातित का मतलब वायु, वातित तरल माध्यम पर उनको रखा जाता है। और फिर इन कोशिकाओं को अलग करने के लिए, कहीं आपस में चिपक करके कैलस ना बना लें, तो ये अलग अलग होती रहे, इसके लिए इनको क्या करते हैं, पूरे ही संवर्धन को जिसमें कोशिका तैर रही हैं उसको एक घूर्णी हलित्र पर रखा जाता है। घूर्णी हलित्र यानी उनको घुमाता रहता है संवर्धन माध्यम को, जिससे जो कोशिकाएं वो चिपकती नहीं है और दूर दूर होती रहती, बड़ी तीव्रता से ये उसको पूरे संवर्धन माध्यम को हिलाता रहता है। इसको बोलते हैं घूर्णी, घुमाता रहता है, घूर्णी हलित्र पर रखा जाता है। इससे क्या है, जो कोशिकाएं वो तैरती रहती लगातार, पास पास आ ही नहीं पाएंगी, गतिमान रहती हैं और समूह नहीं बना पाती। माध्यम में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती है।
तो प्रत्येक कोशिका से अपन जो भी वांछित उत्पाद यानी कि जो उपापचय है वो हम इस तकनीकी के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कोशिका निलंबन संवर्धन। कोशिकाओं को तरल माध्यम में रखकर उनसे फिर उपापचय या अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते। सेल सस्पेंशन कल्चर। सेल सस्पेंशन कल्चर क्या लिखा हुआ है? फिर पॉइंट है सेल सस्पेंशन कल्चर। सुनेंगे। द सेल आर ट्रांसफर्ड इनटू लिक्विड न्यूट्रिशनल मीडियम। द सेल्स after separate of a plant from plant, the cells after separate from plant are kept into a liquid nutrient medium, transfer into liquid nutrient medium called cell suspension culture. Clear? This technique is used for the synthesis of metabolites. This technique is used for the synthesis of metabolites and bioactive molecules, generally in a occupational level. We obtained many metabolites and bioactive molecules in occupational level. Isolated plant cell. Isolated plant cell kept on airy liquid medium. Separate isolated plant cell, first of all, kept into airy liquid medium, and cells rotate by rotatory shaker, and cells rotates by rotatory shaker, so that cell do not form group. So that cell do not form group. O2 is provided continuously in a culture medium. So this technique is called cell suspension culture. And last and final है अपना protoplast culture. प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ये लास्ट अपना कल्चर है 6 पॉइंट में। तो प्रोटोप्लास्ट हम जानते हैं, प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, सेल के अंदर होता है। इन दिस प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट सेल वॉल डाइजेस्टेड। इन दिस प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट सेल वॉल, all plant cell wall digested by cellulase, hemicellulase and pectinase. Obtained naked protoplast. Cell wall is removed, yes, cell wall is digested after enzyme by cellulose, hemicellulase and pectinase. We obtained naked protoplast and kept on culture medium. Naked protoplast kept on a culture medium after developing and differentiation of cell. When protoplast kept into culture medium, then it developed into callus and developing and differentiation of cells. From callus, differentiation of cells. This process is complete. This process is used to form hybrid. Protoplast technique is used to form hybrid. जीव द्रव्यकों का संवर्धन, क्या बोलते इसको, कोशिका भित्ति को सबसे पहले हटाया जाता है। तो कोशिका भित्ति को हटाने के लिए हम सेलुलेज, हेमिसेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइमों का उपयोग करते हैं।
जब कोशिका भित्ति हट जाती है तो हमें नग्न प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाता है। और जब नग्न प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? जीव द्रव्यक। नग्न जीव द्रव्य प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे नग्न जीव द्रव्य को जीव द्रव्यक कहा जाता है। फिर ऐसी कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम पर विकसित किया जाता है। ऐसी कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम पर विकसित किया जाता है, यानी कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम पर रख दिया जाता है और उनका परिवर्धन कराया जाता है, वो विकसित हो जाती है। और विभिन्न कोशिकाओं के विभेदन को संपादित किया जाता है। फिर उन कोशिकाओं से पादप के विभिन्न कोशिकीय अंगों का विकास होने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं विभिन्न कोशिकाओं में विभेदन। कौन सी कोशिका कौन से पादप का कौन सा अंग बनाएगी, इसको बोलते हैं कोशिका विभेदन। और फिर पादपक, भाई जड़ है, तना है, पत्ती है, क्या है? कोशिका के अंग है। और फिर ऐसे अंगों से पादपों का निर्माण कर लिया जाता है। इसमें अंग जनन या कायिक भ्रूण जनन विधि के द्वारा ऐसा किया जाता है। अंगों का निर्माण अंग जनन, तो अंग क्या है? काया है, शरीर का निर्माण है, तो उसको अपन कायिक जनन या अंग जनन विधि के द्वारा ऐसे पादपों का निर्माण जीव द्रव्यक से कर लिया जाता है। इस संवर्धन प्रक्रिया का उपयोग साइब्रिड निर्माण में किया जाता है। साइब्रिड, जैसे अपन हाइब्रिड नहीं होते, ऐसे साइब्रिड निर्माण में किया जाता है। इसका अर्थ मैं आपको बता देंगे। तो ये विभिन्न प्रकार के संवर्धन माध्यमों जिनसे हम संवर्धन माध्यमों का उपयोग करके पादपक प्राप्त करते हैं, उन सभी के बारे में आपको डिटेल से बता दिया है। Various types of culture medium which are used to obtain plant lates from any part of the plant tissue है, cells है, protoplast है. So we are told you with a detail. Okay, thank you.